पढ़ा कि अभी हमने पढ़ा कि इलेक्टोरल कंपटीशन अच्छा है, और अच्छा है तो किस सेंस में अच्छा है। इलेक्टोरल कंपटीशन गुड है क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज को मोटिवेशन देता है, उनके अंदर एक डिजायर पैदा करता है कि वो दूसरों से बेटर परफॉर्म करे। जब हेल्दी कंपटीशन होता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर होता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में पता नहीं हमें जो जनता है वो फेवर करेगी या नहीं करेगी, तो इसीलिए वो कंपटीशन की स्पिरिट को लेकर के बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। और नुकसान इसीलिए है क्योंकि जितना हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए उतना हेल्दी कंपटीशन करते नहीं है आपस में, एक दूसरे को क्रिटिसाइज हर अच्छी बात पर भी करते हैं, तो उससे एफिशिएंसी का भी लॉस होता है। यानी अगर कंपटीशन अच्छी तरह से किया जाता है तो दोनों का फायदा होता है, जो कंपटीशन कर रहा है उसका भी, यानी दोनों ही कॉम्पिटिटर, सारे ही कॉम्पिटिटर ग्रो करते हैं जब कंपटीशन हेल्दी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे से मोटिवेशन लेते हैं। लेकिन जब कंपटीशन एक दूसरे को नीचा दिखाने का होता है तो उसका लेवल गिरते ही जाता है, समझ गए। तो इंडिया में वो नीचा दिखाने का कंपटीशन है तो उसका लेवल गिरते ही जाता है। कास्ट का पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन का पॉलिटिक्स करते हैं, मीन बातें बोलते हैं और बहुत डेरोगेटरी चीजें होने लगती है। तो उस तरह से हम देखा जाए तो इंडियन रेफरेंस में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो बहुत हेल्दी नहीं है पार्टीज के बीच में। अब हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन एक्चुअली कैसा है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड होती है, क्या होता है। तो मोस्टली चीजें तो तुम लोगों को शायद पता ही होंगी। मुझे ये बताओ कि इंडिया में कितने तरह के इलेक्शंस होते हैं। मैम 2 टाइप्स। जनरली वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, पंचायती राज गांवों में भी इलेक्शन होते हैं, बट हमें जो मेजरली पता है वो है सेंटर के इलेक्शन, यानी लोकसभा के इलेक्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए हर 5 साल में होते हैं, करेक्ट। और दूसरा असेंबली यानी स्टेट के इलेक्शन, वो इलेक्शन भी हर 5 साल में होते हैं, करेक्ट। यस मैम। द लोकसभा और द विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व। 5 साल के बाद में जो ऑलरेडी रनिंग गवर्नमेंट होती है सेंटर पे उसको भी डिसॉल्व माना जाता है, और जो स्टेट पे गवर्नमेंट होती है उसको भी डिसॉल्व माना जाता है, यानी 5 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन जो है वो एक ही समय पर होता है, करेक्ट। यानी जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो सेम ही टाइम पर होता है ना सारी कंट्री में, उसी तरह जब स्टेट का इलेक्शन होता है तो सेम ही टाइम पे होता है पूरे स्टेट में, करेक्ट। तो इलेक्शन सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे सेम टाइम पे ही होता है। हो सकता है डेज में फर्क हो, मतलब अराउंड सेम टाइम, सेम डे नहीं, अगर एक मंथ में हो रहा है तो उसी मंथ में पूरी यूपी में इलेक्शन होगा। आज कानपुर में है, कल नोएडा में होगा, परसों बहराइच में होगा। तो इस तरह से इलेक्शन जो होता है वो एक ही टाइम पर होता है। तो अभी नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर है कि इसी ईयर, सॉरी इसी ईयर इलेक्शन है यूपी के। तो यूपी के इलेक्शन जब होंगे तो एक ही साथ उसी एक मंथ के विंडो में पूरे यूपी में इलेक्शन होगा, और इलेक्शन को जनरल इलेक्शन बोला जाता है, इसमें कोई डाउट है। नो मैम। एक बार इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन क्या होता है, इलेक्शन के लिए बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये स्टेट है, इलेक्शन के पर्पस से ये स्टेट को ढेर सारे एरियाज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ढेर सारे एरियाज में दिख रहा है, ये एरिया नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, और इन सारे एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। यानी नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बस एक टर्म है, एक्चुअल में तो वो एक जगह है उस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं गौतम बुद्ध नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इस पूरे गौतम बुद्ध नगर में जितने भी वोटर्स हैं वो सारे इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करेंगे, करेक्ट। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी लोग खड़े होंगे इलेक्शन के लिए वो उनको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही लड़ना होगा, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो नहीं लड़ सकते। तो इसी तरह इलेक्शन के पर्पज से जो कंट्री है उसको अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि पंजाब के इलेक्शन में हरियाणा वाले बोलेंगे ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। पूरी कंट्री में स्टेट इलेक्शन तो स्टेट में ही होता है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है, सेंटर इलेक्शन में भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है। तो यानी कुल मिलाकर के इजी करने के लिए इलेक्शन को
पूरे एरिया को बहुत सारे एरियाज में डिवाइड कर दिया है और हर एक एरिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दे दिया है। समझ गए? तो जो भी Yes, एरिया, ma'am. हाँ, तो जो भी लोग उस एरिया में रहते हैं उसको उस एरिया का वोटर होता है वो। जैसे मैं कानपुर से वोटर हूँ, मेरा वोटर आईडी कार्ड उधर ही का है, और कानपुर में चार पांच कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कल्याणपुर अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर जीतेगा, करेक्ट? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि टोटल 245 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली 245 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होगा स्टेट, करेक्ट? क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही इंसान जीत करके निकलेगा। समझ गए? Yes, ma'am. तो जितनी सीट्स होती है लगभग उतना ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जीतता है, और वो जो भी जीतता है कई सारे लोगों को बीट करके एक जीतेगा। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नथिंग बट एन एरिया जो कि डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। ठीक है? द वोटर who live in that area elect one representative from each constituency। क्लियर है? Yes, तो ma'am. इसीलिए क्योंकि लोकसभा में बेटा 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है, तो लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है? यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने भी मेंबर ऑफ लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही। ठीक है? तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इंसान जीत के निकलता है, उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. ओके। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगभग एक जैसी पॉपुलेशन दी गई है। क्योंकि बहुत बड़ा डाउट ये भी कह सकते हो मैम कि कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है, तो क्या 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जैक्ट सेम एरिया है? सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन है? एरिया का तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं, बट ऑलमोस्ट उतनी ही पॉपुलेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल Yes. यूपी में अगर 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग ऑलमोस्ट बराबर है नंबर में, सो दैट एक फेयर इलेक्शन करके एक इंसान वहां से जीते। क्लियर है सभी को? Yes, तो ma'am. क्वेश्चन आज क्या है? आज क्वेश्चन ये, यू हैव टू राइट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसी। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी? ठीक है? और एग्जाम्पल देना है कि लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ये देखो, एक ये मैप है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बीच की बाउंड्री है, अफजलपुर, शाहाबाद, देवगिरी, सीदम, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से डिवाइडेड होती है। ठीक है? उसी तरह जिस तरह सेंटर के टाइम पे होता है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, यू हैव टू राइट अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद एग्जांपल। उसी तरह स्टेट इलेक्शन अलग तरह से होता है, स्टेट के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की गई है, और इसमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जो एक इंसान जीत के निकलता है उसको एमएलए बोलते हैं। ठीक है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैम हाँ, मैम एक वोटर एक ही जगह से मैम वोट दे सकता है क्या? सिर्फ एक जगह से? हाँ, एक वोटर वन वोट वन प्लेस वन वैल्यू, एक वोटर एक टाइम मैम पे एक उनके ही हाथ जगह में इंक लग जाती है ना, तो मैम पर इसीलिए मैम लगाई कुछ जाती लोग होते हैं जो मैम पूछ भी देते हैं बहुत जल्दी और दूसरी जगह भी डलवा लेते हैं, हम दो जगह डाल सकते हैं मैम, वो कैसे अरे होता है मैम? वो तो फोर्ज वोटिंग है, बट अलाउड नहीं है। अब गलत काम तो आप कितने भी तरीके से कर सकते हैं, उसका तो कोई तरीका थोड़ी है। उसमें तो किसी ने वोट नहीं भी डाला, उसका भी वोट काउंट कर लो फिर तो। ठीक है? लेकिन जो सही तरीका है, एक इंसान को एक ही वोट डाल। आप तुम बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो स्टेट की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और सेंटर की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो क्या स्टेट और सेंटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम होती है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये यूपी है, इस यूपी में 243 छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है स्टेट इलेक्शन के लिए। करेक्ट? तो ये स्टेट इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज 243 है, लेकिन ये 243 पूरी की पूरी सेंटर में थोड़ी ना जाएंगी। समझ गए? तो सेंटर के लिए क्या होगा, ये 243 में बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जोड़ करके एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी सेंटर वाली। समझ गए? तो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो सबसेट होती है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का। समझ गए? यानी मान लो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एग्जाम्पल क्या है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा गाजियाबाद भी है, यानी गाजियाबाद
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इन सबको मिला करके एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। इसमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाएगा जब सेंट्रल इलेक्शन होगा। लेकिन जब बात स्टेट की आती है तो गौतम बुद्ध नगर की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एक इंसान जीतेगा। गाजियाबाद की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नोएडा की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ग्रेटर नोएडा की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यानी स्टेट में तो छोटे छोटे एरियाज से भी लोग जाते हैं और ढेर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो जाती है। लेकिन सेंटर में बहुत सारे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, उसमें से एक इंसान चूज करके जाता है। तो टेक्निकली हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बहुत सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल स्टेट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो स्टेट की है। इन 5, जब स्टेट का इलेक्शन होगा तो 5 लोग इसमें से सिलेक्ट होंगे और वो जाएंगे स्टेट के लेजिस्लेचर में, एमएलए बनेंगे वो लोग। तो ये 5 एमएलए हैं। लेकिन जब सेंटर का इलेक्शन होगा तो इन 5 को मिलाकर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर किया जाएगा, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसमें से एक एमपी जाएगा बाहर। समझ रहे हो बात? यस मैम। यस मैम। इसी तरह का सेम प्रिंसिपल पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। हर एक विलेज में और या टाउन में बहुत सारे वार्ड होते हैं, और ये वार्ड बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। करेक्ट? तो जैसे लोकल लेवल इलेक्शन में क्या होगा, कभी सुना होगा ये लोग वार्ड मेंबर बन गए या वार्ड मेंबर बन गए। तो वार्ड मेंबर क्या है, एकदम छोटा लेवल है। तो वार्ड का थोड़ा और बड़ा लेवल होता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसका और बड़ा लेवल होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर एक गांव, हर एक टाउन है वो बहुत सारे वार्ड में डिवाइड किया जाता है, और हर एक वार्ड से एक इंसान इलेक्ट होके आता है, उसको वार्ड मेंबर बोलते हैं। और वो फिर उस म्युनिसिपैलिटी में बैठता है, और इस तरह से म्युनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट बनती है टाउन में। तो इसीलिए म्युनिसिपैलिटी के भी जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें भी लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो सिमिलर तरह से होते हैं जिस तरह से स्टेट के और इलेक्शन होते हैं। लेकिन म्युनिसिपैलिटी का रोल बहुत कम है, क्योंकि वो एक सिटी की होती है। तो एक सिटी के ही जो वोटर्स होते हैं वो जाते हैं उसमें वोट करने। हर एक वार्ड मेंबर, हर एक वार्ड में जितने लोग रह रहे होते हैं उस वार्ड के ही, जैसे तुम मान लो, अब वार्ड क्या होगा मैंने बता दिया, गौतम बुद्ध नगर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन पूरा एनसीआर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब गौतम बुद्ध नगर में भी तुम मान लो चेरी काउंटी एक वार्ड है। तो जब चेरी काउंटी में वार्ड के इलेक्शन होंगे तो केवल चेरी काउंटी के लोग या एक सोसाइटी के लोग जाएंगे वोट करने, और उसमें से जो जीतेगा वो वार्ड मेंबर बनेगा। तो वो एमएलए से तो बहुत कम पावरफुल है, लेकिन फिर भी लोकल लेवल पे वो एक लीडर है जो कम से कम इस मोहल्ले या इस एरिया की प्रॉब्लम तो देख ही सकती है। तो वार्ड का मतलब मोहल्ला, समझ गए? वार्ड का मतलब मोहल्ला, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब हो गया लगभग एक शहर, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एक जिला जिसमें ढेर सारे शहर हो सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 सीट होती है ऑब्वियसली। When we say that Lok Dal has won 60 seats in Haryana, it means candidates of the Lok Dal। अगर मैं बोलूं कि बीजेपी के 230 सेंटर इलेक्शन में बीजेपी के 230 सीट आए, 230 सीट्स आए, तो इसका क्या मतलब है? मैम की बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जो जहाँ से खड़े हुए हैं मैम, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीते हैं 230 लोग में। करेक्ट। प्रवक्ता नहीं होता है बेटा, प्रवक्ता इज स्पोक्स पर्सन। कैंडिडेट बोलो, हिंदी मुझे भी नहीं पता है कैंडिडेट का, बट प्रवक्ता इज स्पोक्स पर्सन जो बोलता है ऑन बिहाफ। ठीक है? तो बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो टेक्निकली 543 सीट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 230 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो जीत गए हैं। यानी 230 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का मेंबर जीता है। समझ गए? तो जब आप बोलते हो 230 सीट आया, 300 सीट आया, तो मतलब टोटल जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी थे उसमें से 300 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अकेले एक पार्टी के मेंबर जीता है। ठीक है? तो इस तरह से हम इलेक्शन अंदाजा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी में 400 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, छोटी छोटी, 400 लोग के लिए, 400 एमएलए के लिए लड़ाई हो रही है, तो 400 एमएलए में जिसका 300 या 200 250 आ जाएगा वो तो आराम से पावर में आ जाएगा, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिजाइन की जाती है इस तरह से। ओके। अब बात करेंगे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ठीक है? कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को लगता है कि इलेक्शन में भी रिजर्वेशन दिया गया है?
वुमेन्स के लिए होता है यस कुछ मैम, रिजर्वेशन। 2 एंग्लो इंडियंस की रिजर्व सीट रहती। और मैम 13 मैम एससी बैकवर्ड और कास्ट के एसटी लिए भी की भी रिजर्वेशन है। करेक्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई है वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है। यानी जितनी भी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, फॉर एग्जांपल 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा में, यानी 543 अलग अलग एरिया में 543 कैंडिडेट खड़े होंगे, लेकिन 543 में से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व रहेंगी जहां से केवल एससी या एसटी मेंबर ही लड़ सकता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और गौतम बुद्ध नगर रिजर्व्ड है कि यहाँ से जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो या तो एससी होना चाहिए या एसटी होना चाहिए, समझ गए। यानी जनरल कैंडिडेट को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाएगा लड़ने के लिए। अगर जनरल कैंडिडेट को चुनाव लड़ना है, उस इलेक्शन में खड़े होना है, वो उसको गाजियाबाद जाए या नोएडा जाए या ग्रेटर नोएडा जाए, लेकिन इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी और एसटी को ही टिकट दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? उस लोकल एरिया के पॉपुलेशन को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल उस लोकल एरिया में पॉपुलेशन इस तरह का डिजाइन है कि वहां पर इन आबादी वालों को मिलना टिकट जरूरी है, क्योंकि वो ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरिया में ज्यादा रहते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल कैंडिडेट यहाँ से जीत गया तो हो सकता है कि वो इनके इंटरेस्ट के बारे में ना सोचे, है ना। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कुछ एरिया से रिजर्व्ड कम्युनिटी के लोग ही इलेक्शन में खड़े हो, वही जीते। जब खड़े ही वही होंगे, लेकिन रिजर्व कम्युनिटी के ही अलग अलग पार्टी के लोग खड़े हो सकते हैं। यानी होगा बीजेपी का एससी कैंडिडेट खड़ा होगा, कांग्रेस का भी एससी ही कैंडिडेट खड़ा होगा, और तीसरी कोई पार्टी होगी उसका भी एससी कैंडिडेट ही खड़ा होगा। यानी कैंडिडेट तो मोर देन वन खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो जिस कास्ट के होंगे वो कास्ट केवल एससी या एसटी ही हो सकती है, वो किसी और कास्ट के नहीं हो सकते, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि वहां से इलेक्शन ही नहीं होगा, कि रिजर्व हो गया तो अब वो एक ही इंसान को मिलेगा, ऐसा नहीं है। सारी पार्टी वहां इलेक्शन लड़ सकती है, बस इलेक्शन लड़ने वाले की जो कास्ट है वो वही रहेगी जो ऑलरेडी डिफाइन है। तो फॉर एग्जाम्पल बीजेपी के पास जितने भी लोगों को टिकट देना है, तो बीजेपी को एक ऐसे मेंबर को टिकट देना होगा उस एरिया में जो इस कास्ट का है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारी पार्टीज के लोग एक ही कास्ट के होते हैं नॉर्मली। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसका रिजर्वेशन होगा और उस पर इलेक्शन नहीं होगा। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये है कि कोई इंसान जो कि केवल शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है वही वहां से इलेक्शन लड़ सकता है, जनरल कैंडिडेट उस एरिया से इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, राइट डाउन अबाउट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसका पर्पस तो पता ही चल गया होगा क्या है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। यस मैम। क्या पर्पस है इसका? मैम माइनॉरिटी ग्रुप्स को मैम डेवलप करने का पर्पस होता है। करेक्ट, क्योंकि अगर हम इलेक्शन में रिजर्वेशन नहीं देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व नहीं रखेंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 543 के 543 सीट्स पर जनरल कैंडिडेट ही पहुंच जाए लड़के इलेक्शन जीत के, और फिर यहाँ से नाम ही साफ हो जाए एससी एसटी कम्युनिटी का, वो आए ही ना कभी गवर्नमेंट में। क्योंकि थर्ड जेंडर कहाँ जाते होंगे मैम, ट्रांसजेंडर जो होते हैं? ट्रांसजेंडर्स अभी तक खड़े नहीं होते, अब तो निर्दलीय खड़े होने लगे, पहले तो खड़े नहीं होते थे, इस तरह का कोई लॉ नहीं था। वो सपोर्टर हो सकते हैं, बट लेकिन ट्रांसजेंडर को एक्चुअली रिजर्व कैटेगरी में माना गया है। तो वो ऑब्वियसली इसी लोकल एरिया से, उनको दे आर नॉट जनरल, दे आर हैविंग रिजर्व कैटेगरी, तो उनको भी ऐसी तो ओके नहीं मैम। मानते हैं। बट आई इतना परसेंटेज कभी रहा नहीं पॉलिटिक्स में उनके खड़े होने का। अगर उनको टिकट मिलता भी है तो वीमेन टिकट पर मिलता है उनको, वो वीमेन कैटेगरी में ज्यादा रखा जाता है। और वीमेन को अभी तक लोकसभा में तो कोई इलेक्शन है नहीं, तो टेक्निकली ट्रांसजेंडर्स को भी कभी कोई रिजर्वेशन अभी लोकसभा में तो नहीं मिला है। लोकल अगर एरिया में बोला जाए तो ट्रांस वीमेन के उस पर टिकट ले सकते हैं, बट वो अभी इतने पॉलिटिक्स में आए नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा बन सके। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में बात चल रही है उनको भी उतना परसेंटेज देने का या रिजर्वेशन देने का, बट अभी तक उन्हें नहीं मिला, ठीक है। तो जनरली मानो उनको बहुत बहुत ही कम है एरियाज में, ठीक है। तो अगर हम कास्ट की बात करें, तो ये तो जो आपने क्वेश्चन पूछा कनिष्का, ये जेंडर बेसिस पर हो गया, क्योंकि मेल फीमेल और ट्रांस। लेकिन इंडिया में जो डिवीजन होता है रिजर्वेशन का, वो कास्ट के बेसिस पर होता है। अपर कास्ट,
लोअर कास्ट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो हमारे यहाँ जो ओरिजिनली ma'am. कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की गई है वो कास्ट के बेसिस पर की गई है। यानी लोकसभा में करंटली 84 सीट्स जो है 543 में से वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। यानी इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एससी ही वोट लड़ सकता है और एससी कैंडिडेट ही यहाँ से जीत करके जाएगा लोकसभा में, और 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एसटी का मेंबर ही चुनाव लड़ सकता है और वही जाएगा, और जो बची हुई सीट्स हैं दे आर ओपन टू एवरीवन। ठीक है, तो ये क्यों मैंडेटरी किया गया है? ताकि 543 में से इतने मेंबर्स तो कम से कम रिजर्व्ड कैटेगरी के रहे, यानी उनको रिप्रेजेंट करने वाले लोग परमानेंट पोजीशन रहे, वो लोग परमानेंटली प्रेजेंट रहे। यानी हर 5 साल के बाद इलेक्शन तो चेंज होगा, लेकिन इतने नंबर ऑफ लोग रिजर्व कम्युनिटी से पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे वहां पर। तो ऐसा नहीं होगा कि लक पर छोड़ दिया उनको कि एससी कैंडिडेट और एसटी जनरल कैंडिडेट और एससी एसटी को एक साथ दे दिया टिकट और हर बार जनरल पहुंचा तो पहुंचा, नहीं तो बेचारे पीछे रह गए। तो इसीलिए दे मेड श्योर कि इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे एससी को ही दे दिया जाए और इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसटी को ही इलेक्शन लड़ाया जाए, ताकि इतने नंबर ऑफ जो पीपल है 812 और 131 कैंडिडेट्स रिजर्व्ड एससी एसटी कैटेगरी से पार्लियामेंट में पहुंचते हैं और ये लोग अपनी कम्युनिटी या अपने कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने लाते हैं। हाँ रुद्र। मैम जो जनरल वाले होते हैं मैम उनमें भी एससी एसटी कर सकते हैं पार्टिसिपेट? हाँ, ये तो हमेशा ही ट्रू है। जनरल में भी वो लड़ सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जनरल में वो नहीं लड़ सकते, वो तो उस एरिया में डिपेंड करता है कि पार्टी किसको टिकट देना चाहती है, लेकिन इन एरियाज में यही रह सकते हैं। ठीक है, यही रीजन है कि इंडियन इलेक्शंस में बहुत ज्यादा बड़ा बोलबाला है किसका? रिजर्व्ड कैटेगरीज का। इसीलिए सारी पार्टीज क्या चिल्लाती रहती है दिन रात, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया, दलितों के लिए कुछ नहीं किया। उनको कोई लगाव थोड़ी ना है, उनको पता है कि इनकी सीट्स तो रिजर्व्ड है। तो जो भी इंसान, जो भी पार्टी फेवर्ड बाय शेड्यूल कास्ट होगी, लगभग 84 सीट्स पर तो उसका कब्जा होगा ही। समझ गए? यानी सेंटर पे जो भी पार्टीज प्रेफर्ड बाय दीज कैंडिडेट, दिस कास्ट का कैंडिडेट, तो सारी पार्टी कोशिश करती है इस तरफ के कैंडिडेट को अपनी तरफ लाने के लिए। कांग्रेस, सपा बीइंग वन ऑफ देम, बहुत ज्यादा वो चाहते हैं कि दलित और जो बाकी जो भी कम्युनिटीज हैं जो कि रिजर्व्ड हैं वो उन्हें फेवर करें। बहुत बड़ा रीजन है बार बार यूपी में सपा और बसपा की सरकार आने का। समाजवादी पार्टी यानी मायावती की बसपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का बार बार आने का रीजन यही है, क्योंकि यूपी में भी कुछ इस तरह से कास्ट डिवाइडेड है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है ओबीसी और एससी, जनरल कैंडिडेट उतना क्वांटिटी में यूपी में नहीं है। तो उनको पता है कि जिस वक्त एससी और ओबीसी एक तरफ हो जाएंगे, जिस पार्टी की तरफ हो जाएंगे वही पार्टी जीत जाएगी, है ना। तो कास्ट का बहुत कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना इन बातों से, हम तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं। तो 84 सीट्स रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। दिस नंबर इज इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर इन टोटल पॉपुलेशन। और ये जो नंबर है यानी इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ये इनके टोटल पॉपुलेशन में यानी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में जो इनका शेयर है उसके प्रोपोर्शनेट ही ये सीट्स उनको दी गई है। यानी thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any social group। और इसीलिए इनकी सीट्स रिजर्व्ड है, जो कि ये निश्चित करती है कि ये परमानेंटली पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बने रहे। तो ये इनफाइनाइट टाइम से इन सीट्स पर यही कैंडिडेट लड़ रहे हैं और अगले इनफाइनाइट टाइम तक यही लड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए वीकर सेक्शन को भी पार्लियामेंट में अच्छा खासा वेटेज मिला हुआ है। ठीक है, यस मैम। अगर उसके अलावा अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन की बात करें, यानी इस स्टेट में जो सबसे नीचे लेवल का इलेक्शन होता है, कौन से है वो इलेक्शन? पंचायती राज के इलेक्शन और यानी गांव के इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन, है ना। इन दोनों ही इलेक्शन में जो 1/3 सीट्स हैं वो वीमेन के लिए रिजर्व होती है। यानी पार्लियामेंट और स्टेट के इलेक्शन में तो 1/3 सीट वीमेन के लिए रिजर्व्ड नहीं है, ऐसा रूल लाए हैं बट अभी तक कभी पास नहीं हुआ।
ठीक है, तो वहां पर वीमेन को भी रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन लोकल इलेक्शंस के लिए वीमेन को रिजर्वेशन है। ठीक है, तो तुम लोगों को दोनों पर शॉर्ट नोट लिख के लाना है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर। ठीक है, क्लियर है यस सभी को? यस मैम। ये देख लो, ये तुम लोग एक बार मैप जरूरी है। टोटल जनरल की 412 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो जो व्हाइट दिख रहा है ना वो सब जनरल की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और जो ये दिख रहा है ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो ये देखो, ये है यूपी, और देखो ये यूपी में कितनी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी यूपी में कितना लाल लाल है। ठीक है, तो ये वाला एरिया पूरा लाल, ये लाल, यानी इन एरियाज रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, उसी तरह यस अगर बात किया जाए पंजाब और राजस्थान की, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा एससी के लिए रिजर्व है सीट्स। ठीक है, अगर ये आगे नीचे भी बात करोगे तो यानी इन जो जो एरिया रेड है यहाँ पर से खड़े होने वाला कैंडिडेट केवल एससी हो सकता है। ये भी मत सोचना कि एससी और एसटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम हो सकती है, नहीं, एससी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अलग है और एसटी की अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और जो हरी है यानी जो ग्रीन है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एसटी की है, यानी यहाँ पर खड़े होने वाला मेंबर केवल शेड्यूल ट्राइब का ही हो सकता है, वो शेड्यूल कास्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ग्रीन वाली शेड्यूल ट्राइब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर जितने भी मेंबर इलेक्शन लड़ते हैं वो सारे शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, और रेड वाली में सारे एससी होते हैं, और बचे हुए में जो है वहाँ जनरल कैंडिडेट फाइट करते हैं, कोई भी कर सकता है जनरल। ठीक है, यस मैम। यस अब इसके बाद बचता है नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट, जो कि बहुत बड़ा मैटर नहीं है, और अगला है इलेक्शन कैंपेन और कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि आई थिंक अब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ये क्लास मुझे एक्स्ट्रा लेनी ही पड़ेगी, सिलेबस थोड़ा पीछे है तुम लोगों का। नया टॉपिक छेड़ने का मतलब नहीं, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाएगा 4-5 मिनट में, और 8 बजे से मैम एक्स्ट्रा क्लास कब लोगी? एक्स्ट्रा क्लास कब लूंगी, तुम लोग बताओ कब ले लूं? मैम सुबह ले सकते हो, अभी तो छुट्टी है। कब तक छुट्टी चल रही है? मैम 9 तक है। 9 तक है। 9 तक चल रही है।